नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के कारण आज देश की औसत कृषि विकास दर है 4.4%। कहा कि 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना अपने आप में है एक असाधारण उपलब्धि। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को भावांतर भुगतान योजना की दी राशि। कहा कि यह योजना किसानों की मेहनत, तपस्या और समर्पण का है सम्मान। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता देश के प्लांटेशन सेक्टर के लिए भी साबित होने वाला है एक ऐतिहासिक मोड़। इस साझेदारी को चाय, कॉफी, मसाला और रबड़ जैसे क्षेत्रों के लिए बताया जा रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण। नई दिल्ली में सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य और वैश्विक ऊर्जा सहयोग पर हो रहा है मंथन। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के कारण आज देश की औसत कृषि विकास दर 4.4% है। उन्होंने कहा कि 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित, जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। और आज विशेषकर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और ये बढ़ोतरी चावल में अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हम बन गए चावल के। चाइना को, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, सरसों हो, मोटे अनाज हो, इनमें अधिक उपज के कारण संभव हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सकल मूल्य वर्धन GVA में लगभग 33% हिस्सेदारी के साथ बागवानी क्षेत्र सबसे उज्जवल पक्ष के रूप में उभरा है। बागवानी उत्पादन वित्तीय वर्ष 2013-14 में 280.70 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 367.72 मिलियन टन तक पहुंच गया है। और इस दौरान फलों का उत्पादन 114.51 मिलियन टन, सब्जियों का 219.67 मिलियन टन तथा अन्य बागवानी फसलों का उत्पादन 33.54 मिलियन टन रहा। आज विश्व का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश बन चुका है और वैश्विक प्याज उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। और साथ ही सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र आगे बढ़ा है। और अगर हम 13-14 में जब हमारा समग्र बागवानी का उत्पादन 280.70 मिलियन टन था, तो अब बढ़ के 24-25 में 367.72 मिलियन टन पहुंच गया है।
अपने आप में एक उपलब्धि है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन और बागवानी आधारित बाकी फसलों का उत्पादन भी तेज गति से बढ़ा है। भारत प्याज का भी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश बना है और हमारा अकेले भारत का 25% योगदान है प्याज के उत्पादन में। सब्जी, फल और आलू के उत्पादन के मामले में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 500 की आबादी वाला हर गांव जुड़ा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सभी को गति मिली है। लगभग 4 करोड़ आवास बने हैं। आजीविका मिशन से 10 करोड़ से अधिक बहनें जुड़ी हैं और 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण उन्हें मिला है। रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जो काम हुए हैं वो असाधारण है। रोड कनेक्टिविटी 500 की आबादी तक के हर एक गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़ दिया गया है। और रोड कनेक्टिविटी का मतलब केवल सड़कों से जुड़ना नहीं है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सब क्षेत्रों में प्रगति होता है। लेकिन आवास के मामले में भी अगर आप देखें तो 4 करोड़ के आसपास मकान बनाए जा चुके हैं। हमारी बहनों की गरीबी दूर करने में आजीविका मिशन ने जो काम किया है, 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिला है और 10 करोड़ से ज्यादा बहनें 92 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ चुकी है। ग्रामीण गरीबी भी तेजी से दूर हो रही है और गरीबी का जो प्रतिशत कभी 55 हुआ करता था उससे घट के 11 के आसपास पहुंच गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो कुल मिला के समावेशी विकास करते हुए भारत प्रगति के नए आयामों को छू रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 31 जनवरी 2026 को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे। राजधानी रायपुर, दुर्ग एवं नया रायपुर में होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से वह किसानों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ पद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री चौहान जिला दुर्ग के ग्राम गिरहोला एवं ग्राम खपरी में खेत भ्रमण और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को भावांतर भुगतान योजना की राशि दी। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की मेहनत, तपस्या और समर्पण का सम्मान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना किसानों की कठिन तपस्या, साधना और समर्पण का सम्मान है। किसान हमारी संस्कृति की नींव और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के वास्तविक कर्णधार हैं। सरकार हर परिस्थिति में किसानों का संबल बनकर उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन गुरुवार को मंदसौर जिला के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे और इस अवसर पर उन्होंने भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किश्त के रूप में प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभ से अब तक 7,10,000 से अधिक किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए की भावांतर राशि प्रदान की जा चुकी है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता देश के प्लांटेशन सेक्टर के लिए भी एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष के मैथ्यू अब्राहम ने इस साझेदारी को चाय, कॉफी, मसाला और रबड़ जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है और उनके अनुसार इस समझौते से भारतीय उत्पादों को यूरोप के विनियमित और उच्च मूल्य वाले बाजारों में बेहतर और तरजीही पहुंच प्राप्त होगी। यूपी के भदोई में बजट सत्र शुरू होने पर सीपैक के वाइस प्रेसिडेंट असलम महमूद
महबूब ने भारत के कालीन उद्योग के लिए ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संभावित फायदों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हर सेक्टर को इससे फायदा होगा। जिस तरह से ईयू से एग्रीमेंट हुआ है उससे आने वाले वक्त में कालीन उद्योग को, हैंडीक्राफ्ट को और वेरियस सेक्टर में बहुत ही फायदा होने वाला है और उससे हम लोग बहुत ही खुश भी हैं और हम लोग इसको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, कॉमर्स मिनिस्टर को, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी को और पूरी भारत टीम की जो भारत सरकार की जो टीम लगी थी इस FTA के पीछे, उन सबको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये जो है एक्ट जो है चालू हो जाए और ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए और हम लोग को इसका फायदा मिलने लगे। महाराष्ट्र के मुंबई में डॉक्टर अनिल राजवंशी ने कृषि टैक्स और GST सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट से अपनी उम्मीदें शेयर की। उन्होंने कहा है कि सरकार बहुत प्रोएक्टिव रोल निभा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हर बजट में कोई ना कोई चीज कृषि सोशल सेक्टर के लिए होती है। मेरे हिसाब से जो फंड्स एलोकेशन है फॉर द सोशल लिविंग ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया, this fund allocation should be increased by the finance minister in this budget. She should allocate more funds for social development, for schooling, और सबसे बड़ी आज समस्या स्किलिंग की। आज जितनी स्किलिंग हमारे यहाँ अच्छी होएगी उतना अच्छा रोजगार मिलेगा, उतने अच्छे हमारे जो हैं गांव डेवलप होंगे, उतने अच्छी हमारी आने वाली जनरेशन डेवलप होएगी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से विशेष बातचीत की है। कीर्तिवर्धन सिंह ने इस समझौते को भारतीय उत्पादनकर्ताओं के लिए बेहद अहम बताया है। यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ है, भारत का एक बहुत बड़ी डील है। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इसका जिक्र किया। दुनिया देख रही थी इस ट्रेड डील की तरफ, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील हमारे देश की हुई है कि इंडिया, हमारा देश भारत, पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली देश बन के उभर आया है। चाहे आप इसको वित्तीय दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, या चाहे आप इसको एक मिलिट्री ताकत के रूप में देखें। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हमारे इस दुनिया में जो तरह तरह की टैरिफ को लेकर बातें हो रही हैं, जो तरह तरह से टैरिफ को एक जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह, जियो इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारा देश इतना इकोनॉमिक रूप से इतना हम लोग मजबूत हो चुके हैं कि हम किसी एक देश के टैरिफ तय करने से हम लोगों का कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ता है। दुनिया के सारे देश हमारे देश पे भरोसा करते हैं और ये तब संभव हुआ है जब से आदरणीय मोदी जी ने लीडरशिप यहाँ की हमारे देश की संभाली है। मंत्री ने आज कहा कि जो भारतीय उत्पादक करता हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कि ये जो 27 देश जिनसे डील हुई है उनसे हमारा एक संबंध बने, लॉन्ग टर्म हम उनसे रिश्ते बना पाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी है उसकी देन है, लेकिन इस डील को आगे तक ले जाना एकदम सही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो हमारे उत्पादक हैं, वो उनको देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें तो हम लोग के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि कोई भी सामान अगर बन रहा है तो अपने भारत देश में सबसे अच्छा सामान बन रहा है, उसी की पूछ होगी, तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो इसमें वित्तीय लाभ भी है और अपने देश का गर्व भी है और इसका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को तो है ही है, उसके साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके भी सम्मान की बात। कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री, किस तरह से ये जो ट्रेड डील हुई है इसका फायदा मिलने वाला है भविष्य में भारतीय कंपनियों को, भारत के कामगारों को, युवाओं को, उस बारे में जिक्र कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य और वैश्विक ऊर्जा सहयोग पर मंथन हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली के होटल अशोका में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन का आयोजन किया गया है।
सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और विकसित देशों से नीति निर्माता, ऊर्जा विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। चर्चा का केंद्र पूरे रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम पर है, जिसमें उत्पादन, भंडारण, ट्रांसमिशन, बाजार और उपभोक्ताओं की भागीदारी शामिल है। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। एक तो हमारा सोलर एनर्जी कैपेसिटी बहुत बड़ा है। टोटल रिन्यूएबल का भी हम 50% से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल हो गया है। हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी वो भी कम हो गया है। हम जो कमिटमेंट किए थे COP21 पेरिस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले हम उसको अचीव कर सकें। तो इंटरनेशनली ऑल्सो आवर एफर्ट्स आर वेल एक्लेम्ड। सम्मेलन में ऊर्जा संक्रमण को तेज करने के उपायों पर मंथन हो रहा है। नवाचारी वित्तीय तंत्र, नए बिजनेस मॉडल और निवेश को बढ़ावा देने वाले टैरिफ सुधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सोलर, पवन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा के बेहतर एकीकरण के साथ साथ ग्रिड को मजबूत करने के लिए ऊर्जा भंडारण और लचीली उत्पादन क्षमताओं की भूमिका को अहम बताया जा रहा है। ऊर्जा बाजार की ऐसी संरचना पर भी चर्चा हो रही है जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे और उपभोक्ताओं के लिए किफायती हो। And it's not only about the install capacity, not only about the hard aspect, but we have also taken the soft aspect into account. For example, ethanol blending 20% हो गया है बहुत, और उसमें से फार्मर का इनकम भी बढ़ रहा है। They can use damaged grain and other things also. बाकी जो रूफटॉप सोलर, सूर्य घर एंड ऑल्सो आवर PM हर घर जो बिजली, ये सब में भी काफ़ी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। सम्मेलन से ये उम्मीद की जा रही है कि नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में व्यवहारिक और स्पष्ट रास्ते सामने आएंगे। विभिन्न देशों के अनुभव ऊर्जा संक्रमण को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण देंगे और सहयोग के नए अवसर खोलेंगे। सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्ष भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्वच्छ, किफायती और नेट जीरो ऊर्जा प्रणाली की दिशा में एक ठोस रोड मैप तैयार करने में सहायक होंगे। नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते भारत के लिए सम्मेलन न सिर्फ नीतिगत दिशा तय करता है, बल्कि तकनीक, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ऊर्जा परिवर्तन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए भी रास्ता दिखाता है। आने वाले सालों में स्वच्छ, भरोसेमंद और किफ़ायती ऊर्जा व्यवस्था के लिए यह मंथन काफ़ी अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई ताज़ा बर्फबारी के साथ राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अब पूरे राज्य में ठंडक और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 30 जनवरी की रात से 2 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए शिमला केंद्र ने एहतियात के तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का सबसे ज्यादा असर 1 फरवरी को दिखेगा, जब कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन इसको इफेक्ट करेगा। हालांकि आज 30 तारीख को जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर, यहीं पे 1-2 स्थानों में हाई रीचेस में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 31 तारीख से जो एक्टिविटी है बारिश और बर्फबारी की, वो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है, देखिए, ये 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गेहूं की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है, इसलिए किसानों को आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने की सलाह है ताकि फसल में नमी की कमी न हो। वहीं प्याज की रोपाई का यह उपयुक्त समय है, इसलिए किसान नर्सरी में तैयार पौधों को खेत में लगाएं। बिहार में हल्दी, जिमीकंद और आलू की तैयार फसलों की खुदाई करें। शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी की फसलों में हल्की सिंचाई करें। उत्तरी बिहार में सूरजमुखी की बुवाई के लिए सही समय है। साथ ही पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सरसों की फसल को जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें।
तटीय खारे मिट्टी वाले क्षेत्रों में बोरो धान की रोपाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार सुपारी की तुड़ाई करके सुरक्षित जगह रखें। मूंगफली की क्यारियों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। कोंकण के किसान धान की पौध 21 दिन की होने पर रोपाई कर सकते हैं। धान के खेतों में 2 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में अरहर की कटाई जारी रखें। साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा में गन्ना, अरहर और अन्य तैयार फसलों की कटाई करें। हल्दी और अदरक की खुदाई समय पर कर लें। मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। विदर्भ में इन दिनों मूंगफली और तिल की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की फसल में सिंचाई रुककर करें। प्याज में निराई गुड़ाई साफ मौसम के दौरान करें। खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था रखें। मसूर और चने की फसल को पाले से बचाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, बल्कि अपने विचार, सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में भारत ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने बापू के सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि स्थल राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सरकार के संकल्प का भी आधार स्तंभ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने पूना मारगेम यानी के पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस ने संयुक्त प्रयासों से 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। IMF ने भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को एक सकारात्मक विकास बताया। ये वैश्विक व्यापार तनाव और अनिश्चितता के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के लिए देशों के प्रयासों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कहा है कि भारत के सुधार की गति का ये एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स सहित रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर अत्यंत सार्थक चर्चा हुई। भारत शनिवार को अरब देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
भाजपा नेता दिलीप घोष ने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर पूरा होने में अड़ंगे डाल रही है और कई आईएएस, आईपीएस अधिकारी और कर्मचारी इसमें टीएमसी की मदद कर रहे हैं। उत्तर रेलवे ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर एक अत्याधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम की शुरुआत की है और इस पहल की सबसे अनूठी बात यह है कि इस हाईटेक कंट्रोल रूम के संचालन की पूरी कमान महिला सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई है। और इसी के साथ ही हमारा ये किसान समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।